मैं PM मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट PG कॉलेज लालसोट। विद्यार्थियों, आज हम BA पार्ट प्रथम इतिहास विषय के अंतर्गत जो हमारा प्रथम प्रश्न पत्र है, प्राचीन भारत का इतिहास, इसके अंतर्गत आज हम जो हमारा पूर्व वीडियो था जिसमें हमने महाजनपदों के बारे में चर्चा की थी और उस समय के जो राजतंत्र तात्मक जो शासन व्यवस्था थी उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम उन जनपदों में जहाँ पर गणतंत्र शासन था उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो उस समय के जो गणतंत्र थे उनमें कपिलवस्तु के शाक्य, रामग्राम के कोलिये, पावा के मल्ल, कुशीनारा के मल्ल, मिथिला के विदेह, पीपलवन के मौर्य, सुसुमार पर्वत के मग, अलकंद के बुली, केशपुत के कलाम और वैशाली के लक्ष्मी, ये उस समय के गणराज्य थे। इनमें कपिलवस्तु के शाक्य और वैशाली के लक्ष्मी प्रमुख राज्य थे। कपिलवस्तु का शाक्य राज्य बौद्ध साहित्य में विशेष महत्व रखता है क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म इसी राज्य में हुआ था। इनकी शासन व्यवस्था, शाक्य गणराज्य जनतंत्रात्मक पद्धति द्वारा शासित होता था। इस राज्य में शासन की बागडोर जनता के हाथ में होती थी। राजसत्ता 80,000 कुलीन परिवारों के हाथ में होती थी, यानी राजा मुखिया का ये लोग निर्वाचन करते थे। महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोधन इसी प्रकार से निर्वाचित राजा थे। निर्वाचन के पश्चात वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता था। राज्य संचालन के लिए एक परिषद का निर्माण किया गया था जो परामर्शदात्री परिषद के रूप में कार्य करती थी। कोई कार्य इस परिषद की सहमति के बिना नहीं होता था। राज्य का प्रत्येक नागरिक राष्ट्र का सेवक माना जाता था। कपिलवस्तु में जिस संस्थागार का वर्णन है वो यही परिषद है। ललित विस्तार में इन सदस्यों की संख्या 500 दी गई है। रीड डेविज ने एक अन्य नगरों में संस्थागारों का वर्णन किया है और कहा गया है कि संपूर्ण राज्य का शासन कपिलवस्तु के केंद्रीय संस्थागार द्वारा संचालित होता था। तो ये तो था कपिलवस्तु गणराज्य का। लिच्छवी गणराज्य, लिच्छवी राज्य के शासक क्षत्रिय थे। लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली थी। लिच्छवी राज्य के निवासी उच्च कोटि का जीवन यापन करते थे। जीवन का
उद्देश्य धन नहीं अपितु मान मर्यादा की रक्षा था। उसमें जाति, संगठन, शिक्षा, दीक्षा, धार्मिक कृत्यों आदि का प्रचलन था। सामाजिक उत्सवों एवं संस्कारों में समारोह के साथ कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते थे। अब इनकी शासन पद्धति के बारे में चर्चा करेंगे। इस राज्य में गणतंत्र सरकार कार्य करती थी। जनता के हाथ में ही राज्य की शक्ति निहित थी। यहाँ का प्रत्येक मनुष्य अपने को राज्य का राजा समझता था। न कोई किसी से छोटा था न बड़ा, वरना सब समान थे। योग्य व्यक्तियों ही अधिकार देने के लिए चुनाव किया जाता था। राज्यसभा में प्रतिनिधियों का सम्मेलन होता था। ये प्रतिनिधि राजा कहे जाते थे। इसके अधिवेशन संस्थागारों में होते थे। इन राजाओं की संख्या 7,707 थी। राज्य में अपराधी के लिए कठोर नियम लागू किए गए थे। दंड का समावेश पवेणीपोथक नामक कर्मचारी को दे रखा था। तो इस तरह से ये जो गण राज्य थे इनकी शासन व्यवस्था थी। यानी राज्य का जो प्रधान होगा वो निर्वाचित होगा और उसकी जो मंत्री परिषद होगी उसकी अनुशंसा, उसकी सहमति से ही राज्य के कार्य या नीतियों का संचालन होगा। और इस परिषद की जहाँ बैठक होगी उसको संस्थागार कहा गया है। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। गणतंत्रात्मक राज्यों में राज्य सत्ता समस्त परिवारों के हाथों में न होकर एकमात्र राज्य के प्राचीन मूल कुलीन परिवारों के हाथ में ही थी। इसके प्रतिनिधियों की संख्या को संस्थागार कहते हैं। ये राज्य की व्यवस्थापिका सभा होती थी। संस्थागार का अधिवेशन तभी वैध हो सकता था जब उसमें सदस्यों की एक निश्चित संख्या कोरम उपस्थित हो। सभा भवन में सदस्यों के बैठने के लिए आसनों का प्रबंध आसन पन्नापक नामक पदाधिकारी करता था। जो विषय विचार के लिए प्रस्तुत किया जाता था उस पर प्रत्येक सदस्य को बोलना होता था। अन्य विषय पर बोलने की आज्ञा नहीं मिलती थी। इसे अनग्र विरोध कहते थे। प्रस्ताव पाठ को ज्ञापतिका अनुसावन कहते थे। कभी कभी प्रस्ताव पाठ कई बार होता था। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में होते थे वो मौन रहते थे और जो विपक्ष में होते थे वो बोलते थे। विवादग्रस्त प्रश्न पर मत विभाजन होता था। मत विभाजन भिन्न भिन्न रंगों की सलाखाओं के द्वारा होता था और उनको एक रंग की सलाखा एवं प्रकार मत को सूचित करती थी। सलाहों को एकत्रित करने वाला पोलिंग ऑफिसर
सलाह का ग्राहक कहलाता था। कभी कभी विवादग्रस्त प्रश्न अन्य राज्य संघों की सहमति से भी हल कर लिया जाता था। अधिवेशन की पूर्ण कार्यवाही लेखबद्ध कर ली जाती थी। ये कार्य लिपिकों के द्वारा किया जाता था। यानी जो प्रस्ताव सदन में रखा है उस पर विचार विमर्श होता था, फिर उसमें पक्ष विपक्ष के लिए मत विभाजन किया जाता था और मतों की गिनती या उसके संख्या के लिए अलग अलग रंग की सलाखें थी। तो उन सलाखों के आधार पर उनकी काउंटिंग की जाती थी। संस्थागार राज्य की सबसे बड़ी संस्था थी। इसी के द्वारा राजा, उपराजा, सेनापति एवं अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति होती थी। यह सभा राजनीति को भी निश्चित करती थी। संस्थागार के अतिरिक्त राजा को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिमंडल भी होता था। लिच्छवियों के मंत्रिमंडल में 9, मल्लों के मंत्रिमंडल में केवल 4 सदस्य थे। मौर्य, कोलीय आदि छोटे गणतंत्रों में संपूर्ण प्रबंध एक केंद्रीय संस्थागार के द्वारा ही होता था। परंतु शाक्य और लिच्छवियों के गणतंत्र बड़े थे, अतः केंद्रीय संस्थागार के अतिरिक्त इसके प्रांतीय संस्थागार भी होते थे, जो प्रांत का शासन संचालित करते थे। तो ये इनकी गणतंत्रात्मक जो राज्य थे, इनकी शासन व्यवस्था की व्यवस्था थी। अब हम जो गणतंत्र राज्य थे उनकी जो शासन व्यवस्था थी, उनके गुण और दोषों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम गणतंत्र शासन प्रणाली के जो लाभ है, मेरिट्स है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। प्राचीन भारत में गणराज्य प्रणाली के कुछ लाभ और कुछ हानियों का उल्लेख किया जा सकता है। यूनानी लेखकों ने भी हिंदू गणराज्यों का कानूनी प्रणाली और न्याय प्रणाली की प्रशंसा की है। जनता को उच्च श्रेणी का न्याय प्राप्त होता था। जनता अपने अनुशासन के लिए प्रसिद्ध थी। गणराज्यों के नेता जनता में लोकप्रिय थे। जनता में समानता के सिद्धांत पर पर्याप्त बल दिया जाता था। उनका प्रशासन बहुत ही निपुण था। उनके खजाने सदैव ही भरे रहते थे। उनकी सैन्य प्रणाली का मूल मंत्र सशस्त्र संघर्ष के लिए तैयार रहता था। गणपति जनता का सेवक अर्थात गणदास माना जाता था। तो इस तरह से इस व्यवस्था के ये हम लाभ देखने को मिलते हैं। दूसरा, जो गणतंत्र व्यवस्था है उसमें कुछ कमियां, इसको हानियां वो भी हमें देखने को मिलती है। जैसे हिंदू गणराज्यों में अनेक कमियां थी। गणराज्यों का क्षेत्र बहुत सीमित था, यानी ये बहुत ही छोटे छोटे गणतंत्र थे, इसलिए इनके पास उचित संसाधनों की कमी थी। स्वयं का अस्तित्व सदा खतरे में बना रहता था। बड़े राज्यों के महत्वाकांक्षी शासक छोटे गणराज्यों को मिलाने के लिए तैयार रहते थे। यानी प्रणाली तो अच्छी है, लेकिन ये क्या था कि इनके पास छोटे
रूप थे। तो इसीलिए ये अपने राज्य को संचालित करने के लिए या दूसरों से सुरक्षित रहने में इन्हें बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। गणराज्यों की जो संस्थाओं में षड्यंत्र का भी खतरा रहता था। वैयक्तिक शत्रुता और अधिकार लालसा गणराज्यों की एकता को तोड़ देती थी। गणराज्यों में वर्गीय भावना प्रबल थी। इस कारण अनेक विकास और वृद्धि की आशा नहीं थी। एक सबल केंद्रीय सरकार का विकास करना संभव नहीं था जो विरोधों का सामना कर सके। भारतीय गणतंत्रों के प्रभाव का एक प्रधान कारण उनके पारस्परिक ईर्ष्या देश भी था। अनेक संस्थागारों में भारी दलबंदी थी। भिन्न भिन्न दलों के नेता गुटबंदी में पढ़कर बहुधा राष्ट्रीय हित को भूल जाया करते थे। तो ये इस प्रकार की इनमें कुछ कमियां भी हमें देखने को मिलती है। वैसे कोई भी हो, उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों ही हमें देखने को मिलती है, लेकिन कुल मिलाकर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत में इस प्रकार के गणराज्य थे जो बहुत ही कानून से, समानता से, वैधानिक तरीके से उन राज्य का शासन संचालित होता था। और वो एक हमारे लिए एक बहुत ही हमारी संस्कृति की, हमारे इतिहास की, हमारी सभ्यता की एक श्रेष्ठ निशानी है। तो आज का जो वीडियो है उसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं।